मिनिस्टर के बेटे और उसके दोस्त की उनके फार्म हाउस में रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। उस एरिया में रहने वाले आसपास के लोगों का ये कहना था कि रात को यहाँ पर रोड पर एक लड़की की आत्मा भटकती है जो लोगों की गाड़ियां रोककर उन्हें मारने की कोशिश करती है। तो शायद उसी आत्मा ने मिनिस्टर के बेटे और उसके दोस्त को मारा होगा। तो पुलिस ऑफिसर प्रदीप को मिनिस्टर के बेटे की इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने का काम सौंप दिया जाता है। तो क्या प्रदीप इस भूतिया एंगल वाले मर्डर मिस्ट्री को सुलझा पाएगा? यही देखेंगे हम आज की हॉरर कहानी में, जिसका नाम है आधी रात 1 बजे। इस मूवी की कहानी आपको जरूर पसंद आएगी और एंड में आपको एक जबरदस्त ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पिछले 2 दिनों से हमारे शहर में जो न्यूज चर्चा में चल रही है वो है मिनिस्टर के बेटे का केस। जब मिनिस्टर का बेटा और उसका दोस्त फार्म हाउस में गए थे तब उनके ऊपर बहुत ही क्रूरता से हमला करके उन्हें वहीं पर मार दिया गया। लेकिन इस घटना में उनका एक और दोस्त राजकुमार वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया और अब उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। अब इस घटना को 2 दिन हो गए हैं और अब उसे पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी ऑफिसर प्रदीप को दी गई है। और दोस्तों इस केस में ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि इस इलाके में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है। वहां पर रहने वाले आसपास के लोगों का ये कहना है कि ये सब कुछ एक लड़की की आत्मा कर रही है और इसीलिए इस घटना को छुपाया भी जा रहा है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं ऑफिसर प्रदीप को। प्रदीप हमें बताता है कि मैंने बहुत सारे केसेस को हैंडल किया है, लेकिन ये केस बाकी के केस के मुकाबले बहुत ही अलग है और ऑफ कोर्स इस केस में भी बहुत सारे राज है, लेकिन इस राज को छुपाया नहीं बल्कि दफन किया गया है। तो वो ऑफिसर उस इलाके में रहने वाले कुछ लोगों से पूछताछ करता है। तो उसमें से कुछ लोग उसे बताते हैं कि सर, मैं और मेरा फ्रेंड एक दिन नशे में इस रास्ते से जा रहे थे तो अचानक हमारे सामने एक काला साया आ गया था, जिसे देखकर हम डर के मारे वहां से भाग गए। अब दूसरा लड़का बताता है कि सर, मैं भी एक रात अपनी बाइक से उसी रास्ते से जा रहा था। तब रास्ते में मैंने एक लड़की को लिफ्ट दी। थोड़ी दूर जाने पर मैंने देखा तो वो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी और मैं घबराते हुए वहां से भाग गया। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों से पूछताछ की जाती है तो वो सभी लोग इसी तरह से अजीब अजीब बातें बताने लगते हैं। और अब इसी बात का पता लगाने के लिए न्यूज रिपोर्टर वाले रात के समय में उसी रास्ते से जाने लगते हैं और तभी अचानक बीच रास्ते में उन्हें एक लड़की दिखाई देती है और उसके अगले ही पल वो आत्मा उनके कार के सामने आ जाती है। और दोस्तों ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हमें मिनिस्टर के घर को दिखाया जाता है, जहां पर मिनिस्टर अपने बेटे की मृत्यु के दुख में बहुत ही ज्यादा उदास होकर बैठा होता है। तभी वहां पर उसका वकील आता है और उसे कहता है कि सर, आप चिंता मत कीजिए, हम खूनी को जल्दी पकड़ लेंगे। मैंने अभी भी कमिश्नर से बात की है, उन्होंने इस केस को सॉल्व करने के लिए ऑफिसर प्रदीप को भेज दिया है और इंस्पेक्टर प्रदीप एक होशियार और बहुत ही हिम्मत वाला ऑफिसर है, वो खूनी को जल्द ही पकड़ लेगा। अब तभी वहां पर एक आदमी आता है और वो मिनिस्टर को कुछ खाने पीने के लिए कहता है, लेकिन मिनिस्टर कहता है कि मेरा मन नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। अब मिनिस्टर को बहुत ज्यादा परेशान देखकर वो आदमी ऑफिसर संपत को कॉल करने के लिए कहता है। फिर वो संपत से बात करते हुए उससे कहने लगता है कि देखो, इस केस को ऑफिसर प्रदीप को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही तुम ही उस खूनी को पकड़कर हमारे सामने लेकर आ जाना। संपत कहता है कि ठीक है साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऑफिसर प्रदीप से पहले ही उस खूनी को पकड़कर आपके कदमों में डाल दूंगा। ऐसा कहकर वो फोन को कट कर देता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिसर प्रदीप पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। तब संपत उसे मिनिस्टर के बेटे कार्तिक की केस फाइल लाकर दे देता है। अब इतने में वहां पर मिनिस्टर ऑफिसर प्रदीप को कॉल करता है और उसे कहता है कि तू आखिरकार कर क्या रहा है, अब तक तुझे कुछ भी सबूत क्यों नहीं मिला? प्रदीप कहता है कि सर, हम कोशिश कर रहे हैं, आपके केस पर ही काम चल रहा है और मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई है। लेकिन मिनिस्टर कहता है कि वो सब कुछ मुझे कुछ भी नहीं पता, यहाँ पर मेरा बेटा मरा है, अगले 24 घंटे के अंदर खूनी को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो। तो प्रदीप कहता है कि ठीक है सर, मैं जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं तुरंत ही आपको बताता हूँ। ऐसा कहकर वो कॉल को कट कर देता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिसर प्रदीप पेरूमल को पूछताछ के लिए बुलाता है। दरअसल पेरूमल मिनिस्टर के फार्म हाउस में काम करने वाला एक नौकर होता है। प्रदीप उससे पूछता है कि मिनिस्टर के फार्म हाउस पर कितने लोग काम करते हैं और जब ये घटना हुई तब तुम कहाँ पर थे? पेरूमल बताता है कि सर, मैं मिनिस्टर के फार्म हाउस पर अकेला ही काम करता हूँ और ये घटना हुई तब मैं फार्म हाउस में नहीं था, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं बाहर गया था। तो प्रदीप को उसके ऊपर शक होता है और वो उसे कहता है कि अच्छा, तो बताओ पेरूमल, तुमने मिनिस्टर के बेटे कार्तिक को क्यों मारा?
अब पेरुमल ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि सर आप ये क्या कह रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ। रुकिए मैं आपको बताता हूँ कि उस रात क्या हुआ था। छोटे साहब ऐसे ही फार्म हाउस में 1-2 महीने में एक बार आ जाते थे और जब वो अपने साथ कुछ लड़कियों को लेकर आते थे तो मुझे कुछ पैसे देकर वहाँ से भेज देते थे, मतलब कि कल सुबह आने के लिए कहते थे। और उस दिन भी वैसा ही हुआ था। कार्तिक साहब 2 लड़कों को और एक लड़की को कार में बिठाकर फार्म हाउस लेकर आए थे। अब ये जानकारी मिलने के बाद प्रदीप पेरुमल से कहता है कि ठीक है अब तुम जा सकते हो। तभी वहां से जाते वक्त पेरुमल कहता है कि सर आप ये बात मिनिस्टर जी को मत बताइएगा वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। उसके बाद हमें मिनिस्टर के घर को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक आदमी मिनिस्टर को बताता है कि ये घटना हुई थी तब हमारे फार्म हाउस में एक और लड़का बेहोश हालत में पाया गया था जिसका नाम है राजकुमार। मिनिस्टर पूछता है कि कौन है ये राजकुमार, और यहाँ इस तरफ हम देखते हैं कि राजकुमार को पूछताछ के लिए प्रदीप के सामने बिठाया जाता है। यहाँ पर ऑफिसर संपत बताता है कि राजकुमार के बारे में बताया जाए तो इसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी बड़ी बहन ही राजकुमार का ख्याल रखती थी, लेकिन 1 साल पहले ही उसकी बहन ने किसी वजह से आत्महत्या कर ली और तब से राजकुमार अकेला अकेला ही रहता है। वो ज्यादा किसी के साथ बातें नहीं करता और गुमसुम सा रहता है और अपने ही ख्यालों में रहता है। मिनिस्टर का बेटा जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था ये राजकुमार भी उसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। जब मिनिस्टर के बेटे की मौत हुई थी तब ये लड़का भी उसी घटना स्थल पर बेहोश पाया गया। अब ये सारी जानकारी मिलने के बाद ऑफिसर प्रदीप संपत से कहता है कि संपत ये पता करो कि पिछले कुछ दिनों से उस एरिया में कोई लड़की मिसिंग हुई है या नहीं और उसके बारे में सारी डिटेल्स मुझे लाकर दो। अब उसके बाद ऑफिसर प्रदीप राजकुमार से पूछता है कि राज बताओ उस दिन तुम लोगों के साथ क्या क्या हुआ था। लेकिन राजकुमार तो बिल्कुल भी शांत बैठा रहता है। अब बहुत ज्यादा सवाल पूछने के बाद भी वो कुछ भी जवाब नहीं देता, इसलिए प्रदीप उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। तो अब घबराते हुए राजकुमार कहता है कि सर क्या थोड़ा पानी मिलेगा, और प्रदीप उसे पीने के लिए पानी दे देता है। अब दोस्तों राजकुमार को हम यहाँ से राज कहेंगे। तो अब राज उस दिन क्या हुआ था ये कहानी बताने लगता है। सर किशोर और कार्तिक की तो मौत हो गई और वो लोग मौत की वजह से बच गए, लेकिन उस दिन हमारे साथ जो घटना हुई उसे देखकर डर अब तक मेरे मन से जा नहीं रहा है। सर मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरा सर घूमता रहता है और इसीलिए मैं कभी कभी रात को ड्रिंक भी करता हूँ। अब ऐसे ही एक रात मैं ड्रिंक करके हॉस्टल जा रहा था, लेकिन तभी उसी वक्त मुझे कार्तिक दिख गया। अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में। यहाँ पर कार्तिक राज को देखकर कहता है कि अरे राज तू तो हमारे कॉलेज में ही पढ़ता है ना, और यहाँ से तू कहाँ जा रहा है। राज कहता है कि हाँ हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और अभी फिलहाल मैं हॉस्टल जा रहा हूँ। तो कार्तिक उसे कहता है कि ठीक है चल मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ। तो अब ये लोग गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। तभी रास्ते में कार्तिक को मिनिस्टर के बेटे किशोर का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि अरे सारा सामान ले लिया ना तूने, और रास्ते में कोई लड़की दिखे तो उसे भी लेकर आ जाना, आज हम मेरे फार्म हाउस में बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। कार्तिक भी उसे कहता है कि तू फिक्र मत कर मैंने सब कुछ ले लिया है। ऐसा कहकर वो फोन को कट कर देता है। फिर वो राज से कहता है कि अरे राज तू भी हमारे साथ चल, हम फार्म हाउस में बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। लेकिन राज कहता है कि नहीं यार मुझे हॉस्टल छोड़ दे, पहले से मेरा सर बहुत ज्यादा चकरा रहा है। लेकिन फिर भी कार्तिक उसे ना चाहते हुए भी फार्म हाउस की तरफ ले जाने लगता है। अब ये लोग एक दूसरा रास्ता पकड़ते हैं और वहां से जाने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें वहां पर एक लड़की दिखाई देती है जो रास्ते पर अकेले ही खड़ी थी। कार्तिक उस लड़की के सामने गाड़ी को रोकता है और वो लड़की बिना कुछ पूछे कार के अंदर आकर बैठ जाती है। अब कार्तिक सोचता है कि ये क्या, ये लड़की कुछ बिना बोले ही कार के अंदर बैठ गई, चलो ठीक है एक तरह से अच्छा ही हुआ। ऐसा कहकर अब वो आगे बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पुलिस स्टेशन में प्रदीप के पास संपत आता है और वो उसे बताता है कि सर पिछले हफ्ते से उस एरिया में कोई भी लड़की मिसिंग होने की कंप्लेंट नहीं आई है, लेकिन वहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि उस रास्ते पर एक लड़की लोगों से लिफ्ट मांगती है और फिर गाड़ी में बैठने के बाद अचानक ही गायब हो जाती है। इस तरह की अफवाह उस गाँव में फैल चुकी है। प्रदीप कहता है कि यह अफवाह सिर्फ उन लोगों के लिए हो सकती है, इसलिए तुम ये सब कुछ छोड़ो और अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करो। खैर अब उसके बाद राज आगे बताने लगता है कि जब से वो लड़की कार में बैठी थी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर कार्तिक ने अपनी कार एक होटल के पास रोक दी और वहां से मिनिस्टर का बेटा किशोर कार में आकर बैठ गया और हम आगे बढ़ने लगे। किशोर कार्तिक से पूछता है कि ये लड़का कौन है। कार्तिक बताता है कि अरे ये हमारे ही कॉलेज का जूनियर है, ये मुझे अपनी कार के पास मिल गया था तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें हॉस्टल में छोड़ देता हूँ, लेकिन हम पार्टी कर रहे थे इसलिए मैंने सोचा कि इससे भी साथ ले लेता हूँ। तो अब किशोर ठीक है ऐसा कहता है और फिर उस लड़की के बारे में पूछता है कि ये लड़की तुम्हें कहाँ पर मिली। कार्तिक कहता है कि अरे यार ये लड़की तो मुझे रास्ते में मिली, जैसे मैंने कार को रोका अपने आप ही कार के अंदर आकर बैठ गई। किशोर कहता है क्या तुमने इसे उसका नाम और पता पूछा।
कार्तिक कहता है कि नहीं यार, ये जब से आई है ना तब से कुछ भी नहीं बोल रही है, बस ऐसे ही चुपचाप बैठी है। तो अब यहाँ पर कार्तिक उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है। वो उसके बारे में पूछता है, लेकिन वो लड़की किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। तो अब ये देखकर इन सभी लोगों को थोड़ा अजीब सा लगता है। खैर, अब ये सभी लोग किशोर के फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। तभी फार्म हाउस में काम करने वाला पेरुमल वहां पर आता है और वो किशोर से कहता है कि साहब, मैंने खाना वाना बनाकर अंदर रख दिया है, आपको कुछ और चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा। तो अब किशोर उससे कुछ पैसे देता है और कल सुबह आने के लिए कहता है। तो पेरुमल इन सब लोगों को देखकर वहां से चला जाता है और अब गाड़ी को अंदर लगाने के बाद वो लड़की गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चली जाती है और किशोर और कार्तिक भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तभी हम उस घर में देखते हैं कि एक अजीब और डरावनी सी डॉल एक झूले पर बैठी हुई है और वो झूला अपने आप ही हिल रहा है। अब उसके कुछ देर बाद में हम देखते हैं यहाँ कार के अंदर राज को होश आ जाता है और वो सोचता है कि ये लोग कहाँ पर चले गए। तो वो कार से उतरकर घर के अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो देखता है कि किशोर और कार्तिक दारू पीकर सो गए थे। वो उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे। फिर वो वॉशरूम जाता है और अपना चेहरा धोने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसके चेहरे पर खून लगा हुआ उसे दिखाई देता है, लेकिन वो खून अगले ही पल में गायब हो जाता है। अब वो इस बात को इग्नोर करके डाइनिंग टेबल के पास आ जाता है और वहां पर खड़े होकर पानी पीने लगता है। तभी उसकी नजर वहां पर रखे हुए एक डॉल के ऊपर जाती है, जो कि थोड़ी टेढ़ी मतलब कि गिरी हुई थी, इसलिए वो उस डॉल को सीधा करके रखता है। लेकिन तभी अचानक उसे ऊपर से कुछ अजीब सी आवाजें आती है। तभी अचानक जब वो ऊपर देखता है तो उसे वो लड़की भयानक रूप में दिखाई देती है, इसीलिए वो हिम्मत करके ऊपर जाकर देखता है, लेकिन वहां पर तो कार्तिक खड़ा था। अब कार्तिक को देखकर राज उससे पूछता है कि भाई, आपने यहाँ पर किसी लड़की को देखा क्या? कार्तिक कहता है कि कौन सी लड़की, ये तू क्या बातें कर रहा है? राज कहता है कि अरे वही लड़की जो हमारे साथ कार में आई थी। कार्तिक कहता है कि तू कुछ भी मत बोल, लगता है तुझे ज्यादा चढ़ गई है, चल हम नीचे जाते हैं। और अब नीचे जाते वक्त राज उससे कहता है कि नहीं भाई, मैंने उस लड़की को देखा था, सच में वो लड़की हमारे साथ ही आई थी और यहाँ पर मेरे साथ कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही है, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लग रहा है, हम यहाँ से चलते हैं। ऐसा कहते हुए वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब ये देखकर राज तो पूरी तरीके से डर जाता है। वो नीचे आकर देखता है तो कार्तिक और किशोर ये दोनों ही अभी भी सो रहे थे। वो उसे फिर से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग नहीं उठते। तभी अचानक दरवाजे पर बेल बजती है। राज घबराते हुए दरवाजे के पास जाता है और हॉल से बाहर की तरफ देखने लगता है, लेकिन वहां पर तो कोई भी नहीं था। तभी उसे अगले ही पल वो लड़की उसे दिखाई देती है और अब वो घबराते हुए जोर जोर से इन लोगों को उठाने लगता है और फाइनली ये लोग उठ जाते हैं। तो राज उन्हें बताता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा डरावनी है, तुम लोगों ने उस लड़की को यहाँ पर लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब किशोर पूछता है कि उस लड़की को तुमने कहाँ पर छोड़ा था? कार्तिक कहता है कि ऊपर वाले कमरे में। और अब ये तीनों लोग ऊपर चले जाते हैं। वहां पर एक कमरा होता है और ये लोग उसका दरवाजा ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा तो लॉक हो गया था, इसलिए ये लोग उस दरवाजे की चाबी ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें चाबी कहीं पर भी नहीं मिलती। तभी किशोर को एक ड्रॉवर में उस लड़की का दुपट्टा मिल जाता है। वो कहता है कि ये दुपट्टा तो उस लड़की का लग रहा है। ऐसा कहते हुए वो उस दुपट्टे को दरवाजे की तरफ फेंक देता है, लेकिन तभी ये लोग देखने लगते हैं कि वो दरवाजा अपने आप ही ओपन होता है और वो दुपट्टा अपने आप ही उस कमरे के अंदर चला जाता है, जैसा कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अंदर खींच लिया हो। और फिर उस रूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। अब ये नजारा देखकर इन तीनों की फट जाती है। फिर वो उस दरवाजे के पास जाकर होल से अंदर देखने लगते हैं, तो अंदर वो लड़की एक भयानक रूप में इन लोगों को देख रही होती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ संपत मिनिस्टर के घर पर आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि सर, आपके फार्म हाउस में आपका बेटा ऐसी पार्टियां करता रहता था और उस दिन उसके साथ 2 दोस्त और एक लड़की आई थी। उसमें से जो एक लड़का बच गया था उससे पूछताछ हो रही है, लेकिन वो लड़की कौन थी और कहाँ चली गई इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। और इसका मतलब ये हो सकता है कि ये खून उस लड़की ने किया हो। अब ये बात जानने के बाद मिनिस्टर अपने नौकर पेरुमल को बुलाता है। पेरुमल मिनिस्टर के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि साहब, मुझे माफ कर दीजिए, वो छोटे मालिक ने मुझसे कहा था कि ये बात आपको ना बताए, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया कि छोटे साहब आपके पीठ पीछे फार्म हाउस में पार्टियां करते हैं। मिनिस्टर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें इतने अच्छे तरीके से रखा, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे ये बात छुपाई, चलो निकल जाओ मेरे घर से। ऐसा कहकर ये लोग उसे भगा देते हैं। अब यहाँ इस तरफ दिलीप राज से कहता है कि अच्छा, मतलब तुम 3 लड़के और वो एक लड़की उस फार्म हाउस में गए और फिर वहां पर तुम्हारे साथ कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगी, फिर उसके आगे क्या हुआ बताओ। राज बताता है कि उस वक्त रात के 12:30 बज गए थे
और हमने फैसला किया कि अब हम इस घर में नहीं रुकेंगे। लेकिन जब ये लोग इस घर से बाहर जाने लगते हैं तो सारे दरवाजे अपने आप ही लॉक हो जाते हैं और ये लोग बाहर नहीं जा पाते। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी किशोर अपने फोन को चेक करता है, लेकिन उसका फोन तो स्विच ऑफ हो गया था। फिर वो कार्तिक से कहता है कि तुम्हारे फोन में वॉचमैन का नंबर है क्या, चेक करो। लेकिन कार्तिक के फोन में वो नंबर नहीं होता। इसलिए अब ये अपने दूसरे फ्रेंड मनीष को कॉल करते हैं, लेकिन उसका फोन भी नॉट रीचेबल आने लगता है, मतलब कि यहाँ पर किसी का भी फोन नहीं लगता। तब राज कहता है कि हम पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन कार्तिक कहता है कि तू क्या पागल हो गया है, हमारे साथ यहाँ पर एक लड़की है और उसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो हम लोग फंस जाएंगे। फिर किशोर कहता है कि ठीक है, हम 3 लोग हैं, हमें उस लड़की से डरने की कोई जरूरत नहीं है, चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर ये तीनों फिर से उसी कमरे के पास आ जाते हैं। लेकिन जैसे लोग वहां पर पहुंचते हैं लाइट पूरी तरीके से चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अब ये लोग घबरा जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन उसके अगले ही पल जैसे ही लाइट आती है ये तीनों अलग अलग हो चुके थे। कार्तिक एक अलग कमरे में पहुंच गया था तो किशोर दूसरे कमरे में। यहाँ ये दोनों ही घबराते हुए दरवाजे को पीटने लगते हैं और दरवाजा ओपन करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती और अब ये दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। यहाँ बाहर की तरफ हम राज को देखते हैं। उसे पर्दे के पीछे कोई साया दिखाई देता है। वो घबराते हुए उसके पास आता है और वहाँ का पर्दा हटाता है तो अचानक ही वो आत्मा उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाता है और जमीन पर गिरकर चिल्लाने लगता है। तभी हम एक कमरे के अंदर कार्तिक को देखते हैं और वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है। इस बार कॉल लगता है और रिंग होने लगती है, लेकिन जब उसकी गर्लफ्रेंड फोन को उठाती है तो वो तो सीधा उसे डांटने लगती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी, आज से हमारा ब्रेकअप। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बात ये होती है कि इन दोनों का झगड़ा हो चुका था, इसलिए कार्तिक की गर्लफ्रेंड उससे नाराज थी। अब यहाँ पर कार्तिक उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ मुसीबत में फंस चुका हूँ, लेकिन वो तो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और फोन को कट कर देती है। और यहाँ गुस्से में आकर कार्तिक भी अपने फोन को नीचे पटक देता है। उसके बाद यहाँ दूसरे कमरे में हम किशोर को देखते हैं, जिसे एक लैंडलाइन फोन मिल जाता है। अब वो उस फोन से कार्तिक को कॉल करता है और यहाँ टूटे हुए मोबाइल में रिंग होने लगती है। कार्तिक सोचता है कि ये टूटा हुआ फोन कैसे चल रहा है। फिर वो फोन को उठाता है तो किशोर उसे बताता है कि अरे यार तू कहाँ है, मैं यहाँ इस कमरे में फंस गया हूँ। तो कार्तिक भी उसे बताता है कि मैं भी एक कमरे के अंदर लॉक हो गया हूँ। और इसके आगे वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि ये फोन कट हो जाता है और यहाँ कार्तिक को बाहर राज की आवाज आने लगती है, इसलिए वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। तभी उस कमरे में उसे कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है और वो अलमारी के अंदर कुछ ढूंढने लगता है और तभी उसे वहाँ पर एक बैटरी मिल जाती है। लेकिन जब वो बैटरी को ऑन करता है तो उस कमरे में उसके सामने ही वो आत्मा बैठी हुई थी, जिसे देखकर अब वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उसके अगले ही पल वो आत्मा अचानक उसके करीब आ जाती है और उस रूम का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। ये देखकर कार्तिक बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हड़बड़ाहट में वो सीढ़ियों से नीचे गिरता है और उसकी वहीं पर बहुत ही बेरहमी से मौत हो जाती है। और जब हम ऊपर देखते हैं तो वह आत्मा उसे देख रही थी। अब यहाँ प्रेजेंट में ऑफिसर प्रदीप को फॉरेंसिक टीम से कॉल आता है। वो उसे बताते हैं कि एक लड़के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसका नाम है कार्तिक। उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगने की वजह से उसकी मौत हुई है और उसके अलावा कुछ सस्पेक्ट जैसा नहीं मिला है। तो प्रदीप कहता है कि ओके ठीक है, और उस दूसरे लड़के किशोर का क्या हुआ। और यहाँ इस तरफ राज आगे क्या हुआ ये बताने लगता है। अब यहाँ राज को कुछ आवाज आती है, इसलिए वो सीढ़ियों के पास देखने के लिए जाता है तो उसे वहां पर कार्तिक की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और रोने लगता है। फिर वो थोड़ा हिम्मत करके उसके हाथ की बैटरी लेकर ऊपर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे सीढ़ियों पर उस आत्मा के पैर दिखाई देते हैं और वो डर के मारे फिर से नीचे आ जाता है। वो डाइनिंग टेबल के पास आकर देखता है तो वो डॉल फिर से वैसे की वैसे गिरी हुई थी और उसके साइड में ही वो आत्मा बैठी हुई थी, जो उसके ऊपर फिर से हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन राज जैसे तैसे करके उससे बच जाता है और ऊपर के कमरे में आ जाता है। अब यहाँ पर उसे किशोर मिलता है और वो उससे पूछता है कि अरे भाई तुम दोनों कहाँ गए थे, यहाँ पर मैं तुम दोनों को कितनी आवाज दे रहा था। तो अब यहाँ पर राज उसे बताता है कि कार्तिक की मौत हो गई है, पता नहीं कैसे, लेकिन ये सब कुछ वो आत्मा ही कर रही है। अब ये देखकर किशोर बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन इतने में ही वहां पर वो आत्मा आ जाती है और राज को हवा में उठाकर उसे दीवार के ऊपर पटक देती है, जिससे कि राज वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और उसके बाद वो आत्मा किशोर को जान से मार देती है। अब दोस्तों जब उसके अगली सुबह पेरुमल फार्म हाउस में आता है तब वो देखता है कि घर के अंदर सब कुछ तहस नहस हो चुका है और मिनिस्टर का बेटा कार्तिक और उसके दोस्त भी मारे जा चुके हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही पुलिस को कॉल करता है।
उसके बाद यहाँ पर पुलिस आकर इन लाशों को ले जाती है, लेकिन उनमें से बस राज ही जिंदा बच गया था और उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था और अधमरी हालत में था और अस्पताल के 2 दिन के ट्रीटमेंट के बाद वो थोड़ा ठीक हो जाता है। अब यहाँ पर प्रेजेंट में ऑफिसर प्रदीप उससे पूछता है कि क्या उस लड़की ने तुमसे कुछ बात की थी? राज कहता है कि नहीं। अब उसके बाद प्रदीप राज को पूछताछ करके उसे वहां से भेज देता है। उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि राज अपने घर पर आ जाता है और वो नहा रहा होता है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। राज हमें बताता है कि मौत कुदरत होती है, वो हमें खुद ढूंढ लेती है, ऐसा कहते हैं। लेकिन इन दोनों की मौत को मैंने ही प्लान किया था। उस लड़की का रास्ते में मिलना, मेरा उनके साथ फार्म हाउस जाना, ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोचा समझा प्लान था। दरअसल दोस्तों अब तक राज ने जो इंस्पेक्टर को कहानी बताई थी वो सब कुछ झूठ था। असल में उस रात क्या हुआ था ये हम देखते हैं। जब ये लोग कार से उस रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें वो लड़की मिल गई। कार के अंदर बैठने के बाद उस लड़की ने बताया कि मैं यहाँ पर फोटोशूट करने के लिए आई थी, लेकिन शूटिंग के दौरान कुछ लोग उससे मिसबिहेव करने लगे, इसलिए वो वहाँ से तुरंत ही निकल गई और अब वो अपने घर पर जा रही है। वो कार्तिक को कहती है कि आप मुझे स्टेशन पर छोड़ दीजिए, मैं वहाँ से अपने घर पर चले जाऊंगी। तो ये लोग ठीक है ऐसा कहकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उस लड़की ने थोड़ी ड्रिंक कर ली थी, इसलिए वो कार में ही सो जाती है और ये लोग उस लड़की को लेकर फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। फिर ये लोग उस लड़की को सुलाने के लिए ऊपर के कमरे में ले जाते हैं और इतने में यहाँ पर राज उन लोगों की दारू के अंदर ड्रग्स मिला देता है ताकि उन दोनों को बहुत ज्यादा नशा हो जाए और उनके साथ क्या हो रहा है ये उन्हें पता ही ना चले। उसके बाद कार्तिक और किशोर नीचे आ जाते हैं और वो ड्रग्स वाली दारू पी लेते हैं, जिससे कि वो दोनों बहुत ज्यादा टल्ली होकर वहीं पर सो जाते हैं। उसके बाद राज ऊपर के कमरे में जाता है और उस लड़की से कहता है कि आप यहाँ से अपने घर चले जाओ, इन लोगों के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे, इसलिए आप जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। अब ये दोनों ही फार्म हाउस के बाहर आ जाते हैं और वो लड़की राज के फोन से अपने एक फ्रेंड को कॉल करती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। अब उस लड़की को छोड़कर राज जैसे ही घर के अंदर आता है तो कार्तिक उससे कहता है कि अबे यार तूने उस लड़की को यहाँ से जाने को दिया, और इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। राज उसे बहुत ही जबरदस्त तरीके से मारने पीटने लगता है और वहाँ की सीढ़ियों पर उसका सर पटक पटक कर वो कार्तिक को जान से मार देता है। उसके थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं किशोर एक कमरे से बाहर आ रहा होता है और तभी राज उसके पीछे से आकर उसका गला दबाने लगता है। तो किशोर अपनी जान बचाने के लिए झटपटाने लगता है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और इसी हाथापाई में उसके हाथ में एक बैटरी लग जाती है। वो उस बैटरी को लेकर राज के सर पर वार करता है, लेकिन राज उस कपड़े से किशोर का गला इतनी जोर से दबाता है कि उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। इस तरह से राज किशोर और कार्तिक को खत्म कर देता है और राज के सर पर वो बैटरी की बहुत ज्यादा गहरी चोट लग गई थी, इसलिए वो भी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। और उसके बाद अगली सुबह क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि राज ने उन दोनों को क्यों मारा। दरअसल दोस्तों हुआ यह था कि 1 साल पहले राज की बहन इसी कॉलेज में पढ़ा करती थी। तब मिनिस्टर का बेटा किशोर और उसका दोस्त कार्तिक मिलकर उसकी बहन को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। इन दोनों ने उसकी प्राइवेट फोटो खींचकर वो उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान होकर राज की बहन ने आत्महत्या कर ली। राज पुलिस के पास भी गया, लेकिन किशोर और कार्तिक ये दोनों अमीर बाप के बेटे थे और उनका स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, इसलिए पुलिस भी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसलिए राज ने ठान लिया कि वो अपनी बहन की मौत का बदला किशोर और कार्तिक से लेकर ही रहेगा और इसलिए राज ने उन दोनों को मार दिया। राज ने मर्डर इस तरह से प्लान किया कि वो पकड़ा न जाए, जैसे कि उस एरिया में मर्डर की घटनाएं पहले से ही हो रही थी और वहां पर एक आत्मा घूमती है, लोगों में ऐसी अफवाह भी फैल चुकी थी और इसी मौके का फायदा उठाकर राज ने अपने प्लान को अंजाम दिया। अब दोस्तों यहाँ इस तरफ इंस्पेक्टर प्रदीप को भी ये बात पता चल जाती है कि ये खून किसी आत्मा ने नहीं बल्कि राज ने किया है, लेकिन फिर भी वो राज को अरेस्ट नहीं करता क्योंकि उसे भी पता चल जाता है कि राज ने ये सब कुछ अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए किया है। मतलब कि दोस्तों कैसे भी करके जस्टिस मिलना ही चाहिए और गुनहगारों को सजा होनी ही चाहिए। और दोस्तों इसी तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।